दूसरा जो बड़ा चैलेंज है तापी का, जब इंडिया ने विड्रॉ किया, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो इसको फाइनेंस करने जा रहा था। तो आपके पास फाइनेंशियल के रिसोर्सेज ही नहीं थे। आपने फाइनेंसिंग करने के लिए इतने बड़े हैवी प्रोजेक्ट जिसकी 25 अरब डॉलर की कॉस्ट है, उसको के लिए या तो आपने आईएमएफ से लोन लेने होते हैं, या वर्ल्ड बैंक से, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या फिर कोई जो बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है वो इसका हिस्सा और इसको फाइनेंस करे। तो दूसरा चैलेंज जो है वो फाइनेंशियल चैलेंज आया कि अब मीन्स ही नहीं थे, फाइनेंशियल मीन्स ही नहीं थे इन तमाम मुल्कों के पास। जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों डेवलपिंग इकोनॉमी है, बल्कि अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो उनके पास वो फाइनेंशियल मीन्स ही नहीं थे, वो रिसोर्सेज नहीं थे कि उसको फुलफिल करें। और फिर ऑफकोर्स वॉर ऑन टेरर की वजह से इसकी सिक्योरिटी का भी इशू आया। तो ये वो इश्यूज थे जिसकी वजह से ये अभी पाइपलाइन के अंदर है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दैट्स वन रीज़न। और उसकी वजह से फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलनी थी, वो इशू है। फिर वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, दैट इज स्टिल इन द प्रोसेस एंड अनफॉर्चुनेटली। और फिर जो वहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है के लिए ये चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे फूड है, कुकिंग है, फ्यूलिंग है, ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर आपकी हीटिंग वगैरह विंटर के अंदर आ जाती है। तो उससे जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस होने थे वो भी जो है अंडर ड्रीम ही रही है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो आईपीआई का प्रोजेक्ट है, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। अब इसको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कहते हैं। ये तकरीबन कोई 1700 सवा 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो ईरान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया जानी थी। अब अगर हम इन दोनों गैस पाइपलाइंस को कंपैरिजन कॉन्टेक्स्ट में देखें, होलिस्टिकली स्पीकिंग, तो पाकिस्तान इन दोनों गैस पाइपलाइन से बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेशन करने जा रहा था। जो लाखों नौकरियां या हज़ारों नौकरियां फैलानी थी वो एक एंगल था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी थी जिससे एक्सपोर्ट बढ़नी थी वो दूसरा एंगल था, लेकिन इससे जो डायरेक्ट आपका रेवेन्यू जनरेशन होनी थी वो तीसरा एंगल था। तो काजेज वही थी जो मैंने पहले बताया, इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट। लेकिन अब इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ी कॉज और कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और वो क्या था कि 2003 के इराक वॉर के बाद और 9/11 के बाद, फिर इराक के जंग के बाद अमेरिका और ईरान में ताल्लुकात पहले से ज़्यादा कशीदा और हालात ख़राब हुए। तो उस वजह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर मुख्तलिफ इकनॉमिक सेंक्शन लगाए थे, और अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान का ऑयल और गैस जो उसकी मेजर पार्ट है उसकी इकानमी का, उसकी एक्सपोर्ट का, तो अमेरिका ये चाहता था कि ईरान को इकनॉमिकली इतना स्टैंगल्ड कर दिया जाए, इतना वीकन कर दिया जाए कि या तो ईरान के अंदर जो है ऑफ कोर्स जो अमेरिका के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैं आपको मिडिल ईस्ट में बता चुका हूँ, वो पूरे हो जाएं, जो मिडिल ईस्ट के इलेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ वो पूरे हो जाएं, या फिर ईरान जो है वो अमेरिका के सामने सरेंडर करे, और जो अमेरिका के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट को ईरान चैलेंज कर रहा है मिडिल ईस्ट में, उनको उससे विड्रॉ करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अमेरिका ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि आप ईरान कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने जो ईरान से गैस पाइपलाइन या ईरान के ऑयल गैस को एक्सपोर्ट को इन्हांस या इंक्रीज करती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका ने इंडिया को 2006 में सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट किया, जिसके तहत नाउ इंडिया कैन एक्चुअली परचेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो दैट वाज द रीजन दैट इंडिया विड्रू फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। जब इंडिया ने विड्रॉ किया तो फिर पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का अलाय था अमेरिका का, नॉन नेटो अलाय, और हमें सालाना अरबों डॉलर की एड आ रही थी। कैरी लुगर प्रोग्राम था, कोलिशन सपोर्ट फंड था, नॉन नेटो अलाय था, फिर इनडायरेक्ट जो एड थी, फिर डायरेक्ट एड जो थी, फिर जो हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन्स लिए हुए थे वो अमेरिका की अप्रूवल से कंडीशन थे, उनकी अप्रूवल अमेरिका की अप्रूवल से कंडीशन थी। तो फिर अमेरिका और ईरान की जंग चल रही थी, इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर हो रही थी, तो फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर आया कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स थी, अमेरिका ने कहा कि वो हम आपको जो है वो लो इंटरेस्ट लोन्स, डायरेक्ट फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एड और डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंपनसेशन से पूरा कर देंगे। तो जिस वजह से पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इसको डिले किया। अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान के लिए that we did not have a balls to stand for a project that suits Pakistan's interest. We should have negotiated in America and should have more fundamental policy with respect to that. खैर anyway, तो मुशर्रफ के बाद फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के प्रेशर की वजह से एक्सक्यूज मी कोई इतना इफेक्टिवली और स्पीडली इसके ऊपर काम नहीं किया। आल दो 2012 के अंदर उन्होंने
ये एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, और जरदारी ने बिफोर द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट एंडेड इसकी जो है ईरान ने चूँकि इस गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान ने 2012 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जाने से पहले प्रेसिडेंट जरदारी ने इसको अप्रूव किया कि इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगेन जब PMLN की गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने, तो वही अमेरिका का प्रेशर, तो इसको रोक दिया गया। अब दूसरा जो रीज़न है इसको रोकने की, और वो ये है कि फॉर दिस प्रोजेक्ट यू नीड एटलीस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट $7.5 अरब, 7 से 8 अरब डॉलर, जो कि अब बढ़ के 10 से 12 अरब डॉलर होगी। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी कॉस्ट मैनेज नहीं कर सकता। हाउ वुड वी जनरेट द रिसोर्सेज विदाउट इवन फर्स्ट बाई फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जब तक वो लोन्स नहीं देंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि डोमेस्टिकली तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो अमेरिका की प्रेशर की वजह से सिक्योरिटी रीज़न को एक्सक्यूज़ करते हुए, डिफरेंट रीजन को एक्सक्यूज़ करते हुए, और जो अमेरिका की ईरान के ऊपर पाबंदियाँ थी, जो सैंक्शन थी, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए फाइनेंशियल मीन्स प्रोवाइड करने से रिफ्यूज़ किया, और एशियन डेवलपमेंट बैंक या EDB भी इसको फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं था। तो ये वो प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ये अभी तक पाइपलाइन ही है, ड्रीम ही है, इन द प्रोसेस है। एंड वी होप दैट अंडर द करंट गवर्नमेंट, अंडर द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, negotiates with America and gets the courage कि पाकिस्तान की जो कोर इंटरेस्ट है इस गैस पाइपलाइन के साथ, उनको निगोशिएट करे, अमेरिका को ये बात कन्वे करे, एंड वी शुड गो विद आवर इंटरेस्ट। खैर, अब इसकी जो चैलेंजेस हैं, अगर उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, तो पहला चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज है, मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इसको इनकम्प्लीट करने में। दूसरा चैलेंज जो है वो अमेरिकन प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तीसरा चैलेंज जो है वो ऑफ कोर्स जो अमेरिका की इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, जो अमेरिका की बैन अवी पाबंदियाँ हैं ईरान के ऊपर, वो हैं जिसकी वजह से जो कोई भी मुल्क जो ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स में जाएगा या ऑयल एंड गैस के अंदर जाएगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, और उसी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फाइनेंस भी नहीं कर पा रहे। तीसरा फैक्टर जो बहुत कम डिस्कस होता है पाकिस्तानी मीडिया में खास तौर पे, और पाकिस्तानी एनालिस्ट उसके ऊपर फोकस नहीं करते, वो सऊदी अरब का प्रेशर है। क्योंकि मिडल ईस्ट में जो सऊदी अरब की और ईरान की राइवलरी या कन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी वॉर चल रही है, उसका भी एक फैक्टर आता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को ओवरकम करने के लिए 2-3 तरीक़ों से आपको सपोर्ट करता है। या तो वो डायरेक्ट कैश करता है, कैश इन को करता है पाकिस्तान को, स्टेट बैंक को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, लोन देता है, लो इंटरेस्ट लोन देता है। दूसरा, वो आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल और गैस प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा जो है वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 30 से 40,000 जो है एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं, जहाँ पे वो वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, तो उससे पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर के रिमिटेंसेस आते हैं। तो वो प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं कर पाता। एक रीज़न और भी, और वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, सिंस 1980s अफगान जहाज से ऑनवर्ड, ईरानियन इनकलाब के बाद पाकिस्तान का जो झुकाव है और जो टिल्ट है वो ईरान की बजाय सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। अंडर करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान is trying to balance that relationship, which is very important not only for Pakistan's foreign policy and geostrategically, but also for our economic interest, ताकि हम IPI को कंप्लीट कर सकें और इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं और डोमेस्टिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं उनको हासिल कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक और चैलेंज है वो है सिक्योरिटी का चैलेंज, क्योंकि वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से बलूचिस्तान आएगी, जो पाकिस्तान का वहाँ ईरान के साथ बलूचिस्तान वाला बॉर्डर है, ये वहाँ से होती है बलूचिस्तान से, फिर ये आप आगे आएगी साउथ पंजाब की तरफ, और फिर साउथ पंजाब से ये बाकी ज़िलों में जाएगी, पाकिस्तान के बाकी पंजाब के बाकी हिस्सों में जाएगी। अब बलूचिस्तान में 2 से 3 तरह की मुख्तलिफ से वहाँ पे मिलिटेंसीज जारी हैं, इंसर्जेंसीज जारी हैं। एक तो जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसकी जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे जो मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसीज हैं, उनका पहला टारगेट ही यही है कि गैस पाइपलाइंस को उड़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो गैस पाइपलाइंस हैं वो पंजाब आ रही है, तो वो उसको सिक्योरिटी का इशू है। दूसरा, वहाँ पे जो इंडिया की प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान के थ्रू, जो इंडिया यू आर मस्ट हैव हर्ड, मस्ट नो द फेमस केस ऑफ कुलभूषण यादव, जो इंडिया की जो है सर्वेलेंस
और इंटेलिजेंस का रोल है, जो प्रॉक्सी वॉर्स जा रही हैं तो वो सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करती हैं, तो इसके लिए उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट है, और वहाँ पे बलूचिस्तान की जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, जो डेमोग्राफिक्स इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये वो इश्यूज़ हैं। फिर बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के इलाके का सबसे बड़ा इलाका जो सूबा बलूचिस्तान है, तकरीबन 50% ये बनता है, 46% पाकिस्तान का टोटल रकबा। तो उसको सिक्योर करना भी एक बहुत बड़ी इकनॉमिक कॉस्ट है। वहाँ पे मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट है, तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड दिस इज़ फॉर आवर टुडेज क्लास, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 चीज़ें आप जेन में रखें। एक तो आप प्रीवियस पेपर्स को देखें, तो प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चन CSS के एस में आया हुआ है वो इस पार्ट से आया हुआ है, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ। और जो IR के पेपर में क्वेश्चन आता है वो ग्लोबल एनर्जी और ग्लोबल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, या जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। जो करंट अफेयर के पेपर में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में आए हैं वो इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए हैं। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन या IPI का जो रोल है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रोल, इसको चैलेंजेस क्या हैं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, और किस तरह ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सूट करती है, कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स तापी है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो इन दोनों को आप इस तरह प्रिपेयर करें कि आपका ऐसे का पार्ट, IR का और फिर करंट अफेयर का पार्ट जो है वो कवर अप हो जाए। तो ये 3 से 4 सेपरेट टॉपिक्स बनते हैं जिनको आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।